उतारा तो वह उसकी पत्नी और कुछ दोस्त थे। यह घटना भी संयोग से हुई। सुबह हुआन के जाने के बाद कुछ दोस्त आराम करने की तैयारी कर रहे थे। मालकिन ने नल का पानी लेकर चाय बनाने की सोची, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया। भगवान ही जानते हैं कि नल का पानी जहरीली बर्फ से दूषित है या नहीं। सुरक्षा के लिए उन्हें केवल बोतल बंद मिनरल वाटर ही पीना चाहिए। हालांकि घर के मालिक के पास सीमित स्टॉक था, जो अधिकतम कुछ दिनों तक ही चल सकता था। सभी को हुआन पर भरोसा था, अगर वह समय पर लौट आए और सुरक्षात्मक कपड़े पहने हों तो वह सुविधा स्टोर से सामान इकट्ठा कर सकता है। यह कहना पड़ेगा कि घर के मालिक की सुरक्षा जागरूकता बहुत मजबूत थी। वैसे भी खाली बैठे थे, उसने सभी दरवाजे और खिड़कियों को फिर से मजबूत कर दिया। आखिरकार प्रलय के समय में हर तरह के लोग सामने आ सकते हैं। महिला डिलीवरी कर्मचारी ने घर के मालिक के हथियार को देखा और उसे खेलने की इच्छा हुई, लेकिन सामने वाला पूरी तरह से सतर्क था। ऐसा लगा जैसे वह चोरों से बचाव कर रहा हो। डिलीवरी कर्मचारी एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। उसने हेलमेट पहनकर वहां से जाने की तैयारी की। घर के मालिक फावाली ने उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। वह केवल सतर्क था, लेकिन वह किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फावाली ने डिलीवरी कर्मचारी की साइकिल ठीक करने का फैसला किया, शायद इससे वह सुरक्षित घर पहुंच सके। नतीजतन जब फावाली साइकिल की मरम्मत कर रहा था तो उसने पाया कि साइकिल की लाइट अभी भी जल सकती है। जब उसने इसे खोला और ध्यान से देखा तो पता चला कि केवल एलईडी लाइट खराब थी। पुरानी शैली का फिलामेंट बल्ब अभी भी काम कर सकता था। फावाली के दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने ग्रामोफोन को बैटरी से जोड़ दिया और जल्द ही मधुर संगीत बजने लगा। फावाली को तब एहसास हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक हमले केवल इंटीग्रेटेड सर्किट पर प्रभावी होते हैं, जबकि पुरानी शैली के उपकरण अभी भी काम कर सकते हैं। संयोग से उसके पास एक पुरानी कार भी थी, जिसे सफलतापूर्वक चालू करने के बाद वे तुरंत फायर स्टेशन पहुंचे और सभी को एक सुरक्षात्मक सूट दिया। इस समय दूर से गोली चलने की आवाज आई। उसने अनुमान लगाया कि शायद हुआन को परेशानी हो रही है। एक गली के कोने पर मुड़ते ही वह हुआन की पत्नी से मिला। उन्होंने इस तरह से बेहोश हुआन को सफलतापूर्वक बचा लिया। जब वे लोग सुनसान सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कुछ आग की लपटें आसमान से गिर रही थीं। क्या फिर से कोई नई आपदा आने वाली है? विशाल कीड़े मानव बचे लोगों पर हमला कर रहे हैं। उनका आकार बैल के बराबर है, कठोर। बर्फ पर धातु की चमक के साथ एक फूल दिखाई देता है। संघर्ष में लगे इंसानों के पास कोई प्रतिरोध नहीं है। वे सभी राक्षसों के भंडार बन जाते हैं। मुख्य पात्र जुआन और उनके साथी इस समय नहीं जानते कि एक और बड़ी आपदा आने वाली है। अपनी पत्नी के अपार्टमेंट से निकलने के बाद वे फिर से फावली के निवास पर लौटते हैं। फावली रेडियो का उपयोग करके मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी फ्रीक्वेंसी पर कोई जवाब नहीं मिलता। गंजा आदमी लोकास सुझाव देता है, क्यों न हम इस शहर से भाग जाएं। लेकिन समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता कि अन्य स्थान सुरक्षित हैं या नहीं, और जुआन के पास एक महत्वपूर्ण कार्य अधूरा है। वह है अपनी बेटी को ढूंढना। वह फावली की उस पुरानी कार को ले जाना चाहती है, लेकिन फावली सोचकर उसे मना कर देता है, क्योंकि वह कार सभी की जान बचाने का एकमात्र साधन है। जुआन के पास कोई विकल्प नहीं है। वह अपनी पत्नी के साथ पैदल ही बेटी के स्कूल की ओर चल पड़ता है। इस समय बर्फीला तूफान रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। फावली की चिंता आखिरकार सच हो जाती है। बचे हुए जीवित लोग नैतिक बंधनों को छोड़ने लगते हैं। रात के अंधेरे में कभी कभी कांच टूटने की आवाजें आती हैं और कभी कभी गोलियों की आवाज भी सुनाई देती है। जुआन और उनकी पत्नी एक रात की यात्रा के बाद आखिरकार अपनी बेटी के स्कूल पहुंचते हैं। दोनों अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। जुआन वाहन की तलाश जारी रखता है, जबकि पत्नी इलेना बेटी के सहपाठियों के पते की जांच करने जाती है। जब वह स्कूल के सुरक्षा कक्ष में प्रवेश करती है तो एक अविश्वसनीय घटना घटती है। जुआन के दिमाग में अचानक अजीब दृश्य आते हैं। वह सोई हुई बेटी और जलते हुए घंटाघर को देखता है। अगले ही पल जुआन एक कार में जागता है, स्विच घुमाता है और वह चमत्कारिक रूप से चालू हो जाती है। दूसरी ओर इलेना स्कूल की इमारत में प्रवेश कर चुकी है। खाली खेल के मैदान में कुछ लाशें